हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर सेकेंड जियोग्राफी क्लास 10th का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा फना क्या होता है? तो फ्लोरा एंड फना जो है वो हमारा स्पीसीज है प्लांट और एनिमल का। सो इनमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है इसके डिप्लेशन का? डिप्लेशन मतलब होता है किसी चीज़ का रिड्यूस होना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो है हमारा सी, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। देखो, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन से जो है हमारा फ्लोरा एंड फना डिप्लेशन नहीं होता। जबकि अगर मैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करूँ तो एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें किसी न किसी तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्स को काट के हमें उसे प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जब फॉरेस्ट को हम एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए उसको प्लेन्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है फ्लोरा एंड फना दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा डिप्लेशन हुआ। फिर ये जो हमारा सेकेंड है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इनमें भी क्या होगा, हमारा डिप्लेशन होता है फ्लोरा एंड फना का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, सी है। ठीक है। फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो इस केस में भी क्या होगा, जो हमारा फ्लोरा एंड फना स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो जो हमारा वैलिड रीजन है डिप्लेशन का फ्लोरा एंड फना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सी के कारण इफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इनमें से कौन सा जो हमारा कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी था जिसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं हुआ? तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन हमारा है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमने क्या कि डे बाई डे हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट चलाए थे, जिसमें एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेट करना सबका था। तो जो हमारा डिमार्केशन क्या होता है कि जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अराउंड हमने एक मार्केशन कर दिया कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो डिमार्केशन जो है ये इसके अंदर कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि ये हैं वो हमारे फॉरेस्ट को जो है कंजर्व करने का ही एक मतलब हम कह सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए हम ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं जहाँ पर हम इसको डिमार्क कर देते हैं। ठीक है। बाकी अगर मैं अदर मूवमेंट की बात करूँ जो कि चलाए गए थे फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए, उनमें से कुछ मूवमेंट हैं जॉइंट फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इसमें क्या था, तो जॉइंट फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, इस पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग बोथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटी इन नेचुरल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें न सिर्फ लोकल कम्युनिटी बल्कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट था, दोनों ही इन्वॉल्व थे फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए। इसलिए इसका जो नाम जॉइंट फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो बोथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटी नेचुरल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998। नेक्स्ट है बीस बचाओ आंदोलन। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें भी क्या है, एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन था, जैसे कि पीपल्स मूवमेंट टू कंजर्व इंडिजिनियस सीड्स एंड प्रमोट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा इंडिजिनियस है, मतलब कि जो स्वदेशी, जो खुद घर में यहाँ पे जो हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ को, इसको प्रमोट करने की बात की गई थी, जिससे कि हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो बरकरार रहे। तो ये जो है हमारा पीपल मूवमेंट टू कंजर्व इंडिजिनियस सीड्स एंड प्रमोट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये कहाँ चलाए गए थे, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये फ़ोटो किस मूवमेंट का है, तो ये फ़ोटो चिपको मूवमेंट है। अभी चिपको मूवमेंट जो है वो क्या था, तो ये जो है हमारा ये एक नन वायलेंट एजिटेशन था जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि जो लोकल पीपल थे वहाँ के, मतलब कि उत्तराखंड की ये घटना है, तो वहाँ पे क्या होता था उस टाइम पे लोगों ने जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो फॉरेस्ट के वहाँ पे ज़्यादातर जो फॉरेस्ट काट रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों को उनके अगेंस्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने क्या किया था, पेड़ों से चिपक जाते थे, जैसे पेड़ों के लोगों ने हक कर लिया, पेड़ों से चिपक जाते थे लोग। तो चिपको मूवमेंट का नाम इसलिए दे रखा है इसको क्योंकि ये जब भी लोग उस टाइम पे पेड़ काट आते थे तो जो लोकल कम्युनिटी थी वहाँ की वो इसके अगेंस्ट थी और ये पेड़ों से ऐसे चिपक जाते थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं।
और इनका कहना था कि अगर आप पेड़ काटोगे तो उससे पहले आपको हमें हमारे ऊपर से जो है काटना पड़ेगा, हमें हमारे ऊपर से सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो ये मूवमेंट था वो एक तरह से फॉरेस्ट रिजर्व करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। कुछ यहाँ पे एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और उसका जो है कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि उस टाइम पे इसकी कंडीशन क्या है, तो हमें इसको मैच करना है। हमारे आंसर क्या है, जैसे ब्लैक बक की बात करें तो वो इंडेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं। एशियाटिक एलिफेंट है वो आता है वल्नरेबल की कैटेगरी में। अंडमान वाइल्ड पिग की बात करूँ तो ये एंडेमिक है। हिमालय ब्राउन बियर की बात करूँ तो ये हमारा रेयर कैटेगरी में आता है। पिंक हेड टक एक्सटेंट कैटेगरी में आता है। एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं कि है क्या क्या चीज़। अगर मैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करूँ तो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, देखो कोई भी स्पीसीज जो कि क्या है यहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ सडन रैपिड डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब या तो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे या फिर बिल्कुल लगभग हो ही चुके हैं समझ लो, अगर उनका हम अच्छे से इसको हैबिटेट हो या फिर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो। सो एनी स्पीसीज दैट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ सडन रैपिड डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन और लॉस ऑफ इट्स क्रिटिकल हैबिटेट, तो ये जो है आते हैं इंडेंजर स्पीसीज के अंदर। फिर वल्नरेबल की बात करें तो ये वल्नरेबल स्पीसीज क्या है। अवेलेबल स्पीसीज इज वन इन विच द स्पीसीज इज सस्पेक्टेबल टू इंडेंजरमेंट, यानी कि हम ऐसे पाते हैं कि हाँ अगर ये जो एनिमल जो भी जीवित हैं या जो भी, ठीक है, अगर हम इनको अगर सही हैबिटेट नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनका प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये इनकी पूरी चांसेस है कि एक तरह से इंडेंजर्ड हो जाएंगी ये भी। It has been categorized by the International Union for Conservation of Nature as likely to become endangered. Vulnerability is mainly caused by habitat loss or destruction of the species home. तो वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादातर क्या है, इसका या तो हैबिटेट लॉस होने का कारण होता है या फिर जो स्पीसीज हैं उसके होम का जो डिस्ट्रक्शन, बात एक ही हैबिटेट या होम की बात करें तो ये डिस्ट्रॉय होने के कारण यहाँ पर वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो एंडेमिक स्पीसीज आर प्लांट एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जियोग्राफिकल रीजन और फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसे प्लांट या एनिमल के स्पीसीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये बिलोंग करते हैं छोटे से रीजन में, वो हमारा कहलाता है एंडेमिक स्पीसीज। फिर नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज। तो स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। तो जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो या तो इंडेंजर्ड की तरफ चले जाएंगे या वल्नरेबल की तरफ। तो स्मॉल पॉपुलेशन वाले जितने भी आते हैं वो हमारे रेयर के अंदर आते हैं, इनको भी अगेन प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज ये क्या होंगे या भी तो इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल में आ जाएंगे। एक्सटेंट की बात कर लेते हैं तो एक्सटेंट स्पीसीज क्या हैं। सो दीज आर द स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरिया वेयर दे may occur because of dying out of extermination of species। ऐसे स्पीसीज जो कि हमें जैसे हमें पता है कि वहाँ पर ही हो सकते हैं बट फिर भी सर्च करने के बाद भी ये हमें वहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डाइंग, या तो हो सकते हैं कि वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कुछ कॉलम दे रखे हैं इसको हमें मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा इसके साथ, मीन्स जो सेकंड है, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें हम तो यहाँ पर हमारा ये है, फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट इन द सेंस कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे इंडिया के अंदर मैं लोगों की बात करूँ तो लोगों में भी बायोडाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हाइट एंड और सो वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी होती है।
मतलब कि एक ही वाइल्ड लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ के। तो ये सारा हमारा बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स डिफरेंस। सो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। तो जैसे वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होती है, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन। बाकी अगर मैं एक वाइल्ड लाइफ के अंदर एक स्पीसीज़ की बात करूँ दूसरी स्पीसीज़ से, तो उनकी जो फंक्शन है भी क्या डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ तो ये क्लोजली इंटीग्रेटेड है एक सिस्टम से, ठीक है। जैसे कि हम अगर बहुत बात करें नेटवर्क और इंटरडिपेंडेंसी, मतलब क्या कि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है। जैसे कि फूड की बात करें तो फूड हो गया, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। सो it is important for human lives because the human being also with the biodiversity form a complete web of ecological, ठीक है। तो ये ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन देखा जाए तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी एक तरह से प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट है। या फूड की बात करूँ या फिर किसी भी चीज़ की बात करूँ, मेडिसिन एक्सेट्रा, तो ये सब के सब क्या है, वाइल्ड लाइफ पे डिपेंडेंट है। और जहाँ तक हम बात करें इसके अंदर, सो इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम फॉर आवर ऑन एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डेवलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण कैसे फ्लोरा एंड फना यानी कि स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड जो एनिमल है वो क्या हुआ कि अफेक्टेड हुआ। तो जैसे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, mainly due to overpopulation leading to expansion of agriculture, mining, industrialization and urbanization। तो जब ओवर पॉपुलेशन हुआ तो वहाँ पे क्या है, डिमांड पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर की डिमांड, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब के कारण क्या होगा, ये हम फॉरेस्ट जो है उसको कट करना पड़ता है, तो उससे डिप्लीट होता है यहाँ पे। तो ये इसके कारण क्या हुआ, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ। फिर नेक्स्ट है हंटिंग एंड पोचिंग। तो हंटिंग एंड पोचिंग कांड में क्या है, जैसे इलीगल ट्रेड वगैरह हो गया, एनिमल स्किन का, टस्क, बोन्स, टीथ, हॉर्न एक्सेट्रा। तो इन सब के कारण में क्या होता है, जो भी एनिमल्स हैं वो एक तरह से एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुँचे हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग ऑफ वाटर बॉडी ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा लीडिंग टू एनिमल डेथ। फिर फॉरेस्ट फायर्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर के कारण भी क्या होता है कि कई बार बहुत सारे प्लांट्स एंड स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उनके अंदर। फिर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करना, ये सब का कारण जो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिनके कारण इनका डिप्लीशन होता है। फिर बाकी कुछ और भी अदर इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ हैं यहाँ पर, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumption of forest resources and different sharing of responsibility of environment well-being। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो जो कम्युनिटी है यहाँ पर इंडिया के अंदर, उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया जो हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर उसको। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट आर द होम ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। इंडिया जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट जो भी स्पीसीज़ हैं एक तरह से उनका ही होम रहा है। सो दीज कम्युनिटीज़ हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट। और जो इनका जो इन्वायरमेंट से है कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप रहा है। अगर मैं बात करूँ द मुंडाज एंड संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वर्शिप करते हैं, एक पेड़ आता है जिसका नाम है महुआ, ठीक है। तो वो लोग महुआ और कदम का जो पेड़ होता है उसका वो लोग वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वहीं कुछ और ट्रैवल की बात करूँ, जैसे कि ट्रैवल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, तो वो लोग वर्शिप करते हैं टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज़ का। तो ऐसे जो कम्युनिटी है वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए क्या है, पेड़ हो गया या जो भी स्पीसीज़ हैं, जानवर वगैरह हो गए, उन लोगों को वर्शिप करते हैं, ठीक है। सिमिलरली द बिश्नो ऑफ राजस्थान होल्ड द एंटीलोप इन हाई रिवरेंस। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, वहाँ पे बिश्नोइज एक जगह है जहाँ पर हिरन जो है उनको वो लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। सो ऐसे लोग जो है उन लोगों के लिए ये एक तरह से आइडेंटिटी है, एक पहचान है। जो वहाँ का फॉरेस्ट हो गया या एनिमल है, वहाँ की आइडेंटिटी है और पहचान है।
तो इसलिए इन लोगों को वो लोग जो है वो कंजर्व करते हैं। फिर बात करें हम विलेजर्स अराउंड द सरिस्का रिवर। सो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपोज किया माइनिंग एक्टिविटी को इस रीजन के अंदर। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इंडिया के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए। वहीं बात करें कि यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ की, सो विलेजर्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव बैंड हंटिंग एंड लैम्बरिंग एक्टिविटी इन 12,000 हेक्टेयर्स। सो राजस्थान के अंदर जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, हंटिंग जो शिकार करते हैं और लैम्बरिंग यानी पेड़ कटाई वगैरह जो होते हैं, जो पेड़ काटते हैं, सो इन लोगों का उन्होंने क्या किया, अपोज किया, बैन किया इन लोगों को। सो सच एक्टिविटीज़ हेल्प टू प्रिजर्व पैसेज ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट लैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या ये राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हमें कुछ नोट्स दिखने हैं यहाँ पे। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने का जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, आजकल हम बात करते हैं तो जो हमारा काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हम एनजीओ बोलते हैं, ये लोग भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि क्या कर रहे हैं आजकल, तो ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को। सो वेरियस कम्युनिटी स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज who are dependent on forest for their living are now taking an active role in this form of conservation। तो जितने भी विलेजर्स हैं, छोटे छोटे ट्राइबल्स हैं जो कि स्पेशली इन फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, ये फॉरेस्ट जो है काफ़ी स्पेशल है, वैल्यूएबल है और ये लोग इनका कंजर्वेशन करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस कंजर्वेशन की तरफ।